नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं गणित में आपको माध्यक और बहुलक पढ़ाऊंगा। माध्यक और बहुलक जब वर्ग अंतराल दिया जाता है इस प्रकार सवाल, तो आपको किस प्रकार माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है उस पर ध्यान दें। सबसे पहले मैं माध्यक के बारे में बताता हूँ। माध्यक में आपको सबसे पहले वर्ग लिखना है। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। माध्यक ज्ञात करना सीख रहे हैं। माध्यक और माध्यिका को एक ही नाम से जाना जाता है। अब बारंबारता यानी F 6, 10, 13, 7 और 4। और पहले भी बताया था कि यदि हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो संचयी बारंबारता यानी CF ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता CF। संचयी बारंबारता जो है हम यहाँ से याद करेंगे। 6 में अब नीचे वाली संख्या जोड़ो। 16 में 13 जोड़ो। 29 में 7 जोड़ो। 36 में 4 जोड़ो। 40। यानी इस प्रकार हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद जो नीचे जो लास्ट अंक आता है वो अपना n होता है। n बराबर 40। अब हम n बटे 2 करेंगे, यानी कि n अपने पास 40 है तो 40 बटे 2 बराबर 20, यानी 2 का भाग इसमें देंगे तो 20 आएगा। अब जो यहाँ संख्या आती है यहाँ से तीर चलाओ, जहाँ जैसे इससे बड़ी संख्या आ जाती है वहाँ रुक जाओ। 29, क्योंकि 20 से बड़े 29। ऐसे जो भी संख्या है यहाँ पर पॉइंट में आए तो भी उससे बड़ी, या कोई सी भी संख्या है तो उससे जस्ट बड़ी संख्या है और रुको। रुकने के बाद जस्ट ऊपर वाले को गोला कर दो, बाकी सामने चला जाएगी और इसको गोला कर देगा और इस वर्ग अंतराल को गोला कर लेगा। अब ये जो वर्ग में किया गोला उससे माध्यक वर्ग कहते हैं। माध्यक वर्ग हो गया 10 से 20 से 30। ये लोअर सीमा और ये हायर सीमा, यानी लोअर एल का मान चाहिए अपने को। लोअर एल बराबर 20, एच बराबर इनके बीच का अंतराल 10, उसके साथ ही CF जिसमें हमने गोला किया है 16 और F 13। ठीक है ना, सूत्र लगा लेंगे। माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू H। L क्या अपने पास 20 प्लस n बटे 2 का मान है अपने पास 20 माइनस CF 16 बटे F अपने पास से 13 इंटू H यानी वर्ग अंतराल 10। 20 प्लस 20 में 16 गए तो 4 बटे 13 इंटू 10। इसको इससे गुणा कर दो। 20 प्लस 40 बटे 13, 13 का भाग दे दो 40 में। 39 बच गया 1 दशमलव और 0 जगह पर भाग नहीं गया तो 0। 7 91 आगे चलता रहेगा, यानी कि 20 प्लस 3.07 तो जुड़ेगा तो 23.07 इसका माध्यक होगा। ये सवाल माध्यक ज्ञात करने का तरीका
अब आगे जाए, एक बार फिर बता देता हूँ, माध्यक में आपको वर्ग लिखना है, एफ लिखनी है, फिर सी एफ ख्याल करनी है। सी एफ 6 6 10 16 16 13 29 29 और 7 36 36 और 4 40, जो कि n का मान होता है। फिर n बटेवा 2 कर दें, यानी कि 40 बटेवा 2 20। उसके बाद जैसे ही ये संख्या आती है यहाँ पर अपन को तीर चला, जस्ट इससे बड़ी संख्या है उसको वहाँ पर रुक जाओ और उसको वो जस्ट ऊपर वाले को गोला करो, उसके बाद सामने वाले को गोला करो। ये जो गोला होगा ये माध्यक वर्ग कहलाएगा, ये एफ के सीध में इसलिए एफ कहलाएगी, ये गोला सी एफ की सीध में तो सी एफ कहलाएगी, और फिर अपने सूत्र में जमा जाए। माध्यक वर्ग में पहली सीमा एल का मान होता है, एच का मतलब इनके बीच का वर्ग अंतराल होता है। आगे सवाल, ये सवाल जो है 6 नंबर में आता है। ये था माध्यक ज्ञात करने का तरीका। अब मैं आपको बहुलक ज्ञात करने का तरीका समझाता हूँ। बहुलक में आपको कुछ नहीं करना, जैसे सारणी है वैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बारंबारता यानी एफ का मान होता है। एफ का मान सबसे बड़ा कहाँ है, उसे F1 कहना है। दोनों ये सबसे बड़ी संख्या अपने पास है 13, तो इसको हम कहेंगे F1। अब अपने को पता है एक के पहले 0 आता है, तो पहली संख्या जो आएगी F0, और F1 के बाद 2 आता है, यानी पहले 1 ढूंढो, 1 से पहले 0 और 1 के बाद 2। ये अपने मान लिया, जो 1 होता है उसके जस्ट ऊपर वाले को गोला कर देना, ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। बहुलक वर्ग 20 से 30, इसमें भी एल का मान चाहिए, L बराबर 20, H बराबर इनके बीच का अंतराल यानी 10, बाकी अपने पास है ही है। बहुलक का सूत्र लगा लें, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटेवा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L हो गया 20 प्लस F1 हो गया 13 माइनस F0 है 10 बटेवा 2, ये 2 F1 है 13 माइनस F0 है 10 माइनस 7 इंटू 10, 20 प्लस 13 में से 10 गए तो 3 बटेवा, इनको गुणा करें 26 माइनस, ये दोनों समान चिन्ह जुड़ेंगे, 17 इंटू 10, 10 इससे गुणा हो जाएगा 30 हो जाएगा, 20 प्लस 30 बटेवा 26 में से 17 निकाल सकते हो, तो 3 और 6 9, 3 से कट रहा है 3 3 9 3 है। अब 3 का भाग दो 10 में, 3 3 9 बच गया 1.03 3 9, ऐसे चलता ही रहेगा। 20 प्लस 3.33 चलेगा, तो 23.33 जो होगा इसका बहुलक होगा। तो बहुलक याद करने का तरीका बहुत आसान है, ध्यान से देखें। अब मैं 2 सवाल दे रहा हूँ, आपको घर पे करना है। क्वेश्चन नंबर 1,
ये जो दो सवाल दिए मैंने, इन दो सवालों को उतारें और आपको घर पे बैठ के करने हैं। अब मैं इसके बाद 16 अध्याय के बारे में कुछ चर्चा करता हूँ, ध्यान से देखिए। अध्याय 16, इस पे ध्यान दें। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे हम। त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन, जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, इन आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे। मैं प्रत्येक आकृति के बारे में सूत्र लिखा देता हूँ, उन आज सूत्रों की जानकारी लेंगे और आप उतारेंगे। उसके साथ ही कल से मैं सवालों को समझाना शुरू करूँगा। पहला आकृति है घनाभ। घनाभ के बारे में 9th क्लास में पढ़ा है। घनाभ 6 फलकों से बना होता है और आमने सामने की फलक समान होती है। समान का मतलब आयत की जैसी होती है। और घन में आमने 6 की 6 फलकें समान होती हैं। घनाभ में आमने सामने की फलकें समान होती हैं। इस प्रकार होती हैं। जैसे एक माचिस की डिब्बी, कमरा, तो ये घनाभ। घनाभ में पहचान ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई दे वो घनाभ होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है दो इंटू LV BH और HL। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। LB यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। पहले इनको बीच में गुणा करते हैं, इन मानों को फिर जोड़ते हैं, फिर 2 से गुणा करते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में ये जानकारी प्राप्त होती है। अब कभी मान इंटू में दे दी, जैसे 2 इंटू 3, इसका मतलब है ये लंबाई और ये चौड़ाई। अगर तीसरा मान दे दें 2 या 3, 5, कुछ भी 3 मान अगर इंटू में दिए जाते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं। अगर 2 मान इंटू में दिए जाते हैं तो लंबाई और चौड़ाई ही होती है। और तीनों का गुणा कर ले वो घनाभ का आयतन आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी कमरे में या किसी घनाभाकार आकृति में लंबी से लंबी छड़ रखी जाए, तो लंबी से लंबी छड़ का मतलब है कि घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र याद रखें। घनाभ का विकर्ण अंडर L² प्लस B² प्लस
एच स्क्वायर। ये जो है घनाभ के विकर्ण का सूत्र है। ये तीन आकृति अपने काम आएगी घनाभ से, तीन सूत्र जो कि घनाभ से संबंधित हैं। अब घन से संबंधित बताता हूँ। दूसरी आकृति है घन। अभी बताया था मैंने, घन की छह ही फलक समान होती है। 6 फलक जो होती है समान होती है। घन की 6 फलक वर्ग की आकृति की होती है, यानी वर्ग में एक भुजा होती है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की आवश्यकता नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है लेकिन तीनों की तीनों समान होती है। तो घन की आकृति वर्ग जैसी होती है, 6 की 6 फलकें। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का विकर्ण भुजा इंटू √3। ये होते हैं 3 सूत्र घन के। पहले 16.1 प्रश्नावली में हम इन 2 सूत्रों से संबंधित ही सवाल करेंगे, तो पहले प्रश्नावली पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1। एक घनाभ 12 सेमी लंबा 9 सेमी चौड़ा तथा 5 सेमी ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ये सवाल वैसे तो सूत्र के अनुसार ही है, मुझे ऐसे खास समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको करना बैठ के एक घनाभ आकृति अपने पास करना 12 सेमी लंबा, यानी कि अपने पास लंबाई होगी 12 सेमी, 9 सेमी चौड़ा यानी कि बी यानी चौड़ाई बराबर 9 सेमी, 5 सेमी ऊंचा यानी एच बराबर हो गया अपने पास 5 सेमी। अब क्या क्या याद करना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H ये होता है। तो 2 गुणा L का मतलब 12 इंटू B का मतलब 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। तो पहले इन दो के जोड़ों को गुणा करें, गुणा करने के बाद प्लस करें और जो संख्या आती है उसको 2 से गुणा करें तो अपना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अपन क्षेत्रफल ज्ञात किया तो लास्ट में इकाई लिखनी पड़ेगी। क्षेत्रफल में यदि सवाल सेंटीमीटर में तो लास्ट में क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद सेमी स्क्वायर लिखे या वर्ग सेमी लिखे, ये लिखना अपने को अनिवार्य है।
आयतन ज्ञात करें, सेमी में है सवाल, तो सेमी क्यूब या घन सेमी ये लिखा जाएगा। तो ये सवाल आप घर पे करोगे। एक सवाल और लिखता हूँ। तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब घन कितने हैं? 3 घन तो जान क्या करती है, वर्ग क्या करती होती है, 6 फलक होते हैं, समान होती है। 3 घन की भुजाएं यानी 3 घन है। एक की भुजा है 8 सेमी, एक की भुजा है 6 सेमी और एक की भुजा है 1 सेमी। अब इन तीनों को पिघलाते हैं और नई आकृति बनाते हैं। तो पिघला करके नई आकृति बनाते हैं तो दोनों आकृतियों का आयतन समान होता है, यानी कि आयतन से संबंधित सूत्र लगेगा, ना कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो बाद में ज्ञात करेंगे, जो नया घन बनेगा उसकी भुजा आएगी। तो कहना है 3 घनों को पिघलाया और एक नया घन बनाया। तो नया घन का जो आयतन है वो 3 घनों, यानी पिघलाने की बात या तोड़कर नया सामग्री बनाने की बात हो तो अपने को आयतन के सूत्र लगाने। तो इनकी 3 घनों को पिघला रहे हैं और एक नया घन बनाया। तो नए घन का आयतन बराबर क्या होगा? नए घन का आयतन बराबर 3 घनों का आयतन मतलब इन तीनों घनों को ये 3 पिघला देते हैं तो ये घन बनता है। इन दोनों का यानी आप नए घन का आयतन और 3 घनों का आयतन जो है बराबर। इसकी कोई मान नहीं दे रहे तो इसका सूत्र लगा के छोड़ दें, भुजा क्यूब। 3 घन का यानी सबकी भुजा क्यूब ही होता है। पहले की भुजा क्यूब कर दो, 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 8 का क्यूब को 8 को 3 बार गुणा करेंगे, 64 इंटू 8, 8 चौक 32, 8 संग 48, 3 51 512 भुजा क्यूब। रवि इसका मान है 512। फसे से 6 को करो, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36 इंटू 6, 36 का 6 का 3 21 यानी कि 216 प्लस 1 का क्यूब, तो 1 क्यूब भुजा क्यूब बराबर जोड़ो 1 और 6 7 और 2 9, 1 2 2 और 5 729। अब क्यूब उधर जाएगा बराबर से तो अंडर रूट यानी कि घन में बदलेगा। भुजा बराबर, क्योंकि घात 3 जा रहे तो यहाँ पर 3 लिखें। इससे आसान और समझ आ जाएगा कि यहाँ पर जो भी संख्या हम गुणनखंड करके देखेंगे उसके समान 3 संख्याओं के जोड़े बनेंगे। 729, 729 का अंडर रूट करो, 9 2 11 7 18 यानी 3 का भाग जाएगा इससे।
3 दूनी 6 बच गए, 3 चौक 12, 3 3 9, वापस 3 का 2, 3 8 24 और 1, वापस 3 का जा सकता है, 3 दूनी 6 बच गए, 2 3 7 1, 3 का चला जाएगा, 3 नाम 27, 3 का चला जाएगा, यानी 3 कितनी बार है, 6 बार। एक ये बाहर 3 तो लिख नहीं। अब ये आयतन का मतलब, दंडघन का मतलब, यहाँ अंदर समान 3 संख्याओं के जोड़े बनाओ और जोड़े में से एक एक संख्या बाहर ले लूँ, तो भुजा बराबर 3 × 3, तो भुजा बराबर 3 किया 9 सेमी, यानी कि जो वो नया घन बनाया हमने जो नया घन बनाया उसकी जो भुजा का मान आएगा 9। अब लास्ट में सवाल और पूछा है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर भुजा 6 × भुजा स्क्वायर। वो आप आगे मान के आस कर कि 6 गुणा भुजा आगे के पास 9 का स्क्वायर, पहले इनको स्क्वायर करना फिर 6 से गुणा करना, तो वर्ग सेमी में लिखना, क्योंकि हम क्षेत्रफल याद कर रहे हैं नए घन का। तो आज की क्लास यहीं तक है, धन्यवाद।